फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। देखिए, हम लोग बिहार के बारे में जान रहे हैं और बिहार में आज हम लोगों का टॉपिक बिहार के भूगोल से नदियों के बारे में है। ठीक है, और हम लोग आज अपनी इस विषय में जानेंगे नदी प्रणाली के बारे में, बिहार की नदी प्रणाली के बारे में। ठीक है, और देखिए बिहार की प्रमुख नदी गंगा नदी है। ठीक है, और अब उसमें कितनी सारी नदियां मिलती हैं और किस प्रकार से ये नदी अपनी विशेषता रखती है बिहार में, इन नदियों के बारे में हम मैप के द्वारा जानेंगे। और फिर मैप के बाद हम लोग इसे एक चार्ट के द्वारा देखेंगे कि उसमें हम लोग देखेंगे नदियों के उद्गम स्थल और उसके मिलने का स्थान और उसके बाद उस नदियों पे कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं जो कि बिहार पीसीएस या बिहार के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो नदी प्रणाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक। और देखिए, ये मैंने बिहार का मैप बनाया है, मैं भी थोड़ा इधर उधर बन गया हो। ठीक है, लेकिन एक ये बिहार का मैप है जिसके द्वारा हम लोग नदी के प्रणाली को समझेंगे। ठीक है, देखिए बिहार की ये एक मुख्य नदी है, ये है गंगा नदी। ठीक है, बिहार की मुख्य नदी गंगा नदी है और बिहार को ये दो भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। ठीक है, देखिए तो बिहार को दो भागों में बांटते हुए बिहार का ये उत्तर का भाग है, ठीक है, और ये दक्षिण का भाग है। ठीक है, ये दक्षिण का भाग है, ये उत्तर का भाग है, ये बिहार की पूर्व दिशा का भाग हो गया और ये बिहार के पश्चिम दिशा का भाग हो गया। ठीक है, तो ये बिहार के देखिए गंगा नदी बिहार को सिर्फ दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और वैसे मैंने बताया है कि देखिए बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में बिहार के है झारखंड। यानी कि मैंने ये बताया है कि बिहार के चारों तरफ कौन कौन से राज्य स्थित है। तो देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार के पूर्व में कौन सा है, यानी पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग नदी के बारे में जानते हैं। देखिए ये बिहार की नदी है गंगा नदी, जो कि बिहार की प्रमुख नदी है। ठीक है, और गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई है 445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और गंगा की अगर आप पूरी लंबाई देखेंगे तो पूरी लंबाई है 2525 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अब गंगा के बिहार के जो उत्तर में है वो नेपाल है और नेपाल में क्या है, हिमालय स्थित है। ठीक है, तो जो भी नदियां इधर से निकलेंगी यानी नेपाल से निकलेंगी, मतलब बिहार के उत्तर से जो नदियां निकलेंगी वो हिमालयन नदी कहलाएंगी। ठीक है, वो हिमालयन नदी कहलाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए बिहार में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिहार में दो प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, देखिए दो प्रकार की नदियां हैं, कौन कौन सी, तो देखिए पहली हो गई हिमालयन नदी और दूसरी नदी हो गई, अब दूसरी नदी क्या है, दक्षिण के तरफ से। ठीक है, दक्षिण मतलब कि झारखंड और एमपी वाला रीजन, लेकिन मतलब ज्यादा ये झारखंड का पार्ट लेता है बिहार, मतलब स्टेट टच है झारखंड से। ठीक है, झारखंड के बाद एमपी वाला इधर का पोर्शन टच हो जाता है, यानी झारखंड के पश्चिम में एमपी है तो एमपी का बॉर्डर आ जाता है। तो देखिए, तो ये झारखंड वाला पोर्शन है, यानी बिहार के दक्षिण में जो क्या स्थित है, दक्षिण से जो नदियां निकलती हैं वो प्राय द्वीपीय नदी कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में पठारी भाग है, बिहार के दक्षिण में पठारी भाग है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो जो हिमालय से
नदियां निकलती हैं वो हिमालयन नदी कहलाती हैं, और जो दक्षिण से निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। ठीक है, वो कौन सी नदी है? वो प्रायद्वीपीय नदी है, और प्रायद्वीपीय नदी को ही पठारी नदियां भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये गंगा हो गई। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आती है उत्तर प्रदेश से, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी की विशेषता ये है, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के शहर पे बसा है, तो ये अयोध्या सरयू नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो अयोध्या नगर जो है वो सरयू नदी के तट पे बसा है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो देखिए यूपी से एक नदी आती है सरयू नदी, और ये देखिए यूपी से आते हुए, देखिए ये यूपी से यहाँ से आती है। ठीक है, और यूपी से आते हुए ये कहाँ मिल जाती है? ये बिहार में आती है, और बिहार में ये किस नदी के नाम से जानी जाती है? घाघरा नदी। देखिए नदियां जहां से निकलती हैं, हो सकता है उन नदियों का नाम कुछ और हो, और फिर वो बिहार में, यूपी में कहीं पे भी आने के बाद नदियों के नाम अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं, वही बांग्लादेश में वो जाकर पद्मा नाम से जानी जाती है। उसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ये बिहार में एंटर करती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है, और घाघरा नदी बिहार में छपरा जिले में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? छपरा जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था कि सरयू नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है, और सरयू अयोध्या नगर किस नदी के तट पर बसा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बिहार पीसीएस में भी ये एक जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है कि घाघरा नदी को अन्य किस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और ये घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है? छपरा में मिलती है। तो ये बिहार पीसीएस का दोनों ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये छपरा में आके गंगा में मिल जाती है, और इसकी एक और क्या विशेषता है? ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये कुछ दूरी तक बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है घाघरा नदी। अब देखिए इसके बाद एक नदी नेपाल से निकलती है। ठीक है, वो है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखिए गंडक नदी ये नेपाल से निकलती है, और देखिए ये कुछ दूर यूपी में बहती है। ठीक है, क्योंकि यूपी से भी नेपाल का बॉर्डर लगता है, गोरखपुर वाला जो रीजन है। तो ये देखिए यूपी से मतलब यूपी में बहती है थोड़े दूर, और उसके बाद ये बिहार में आती है, और यहाँ पे ये बिहार का और यूपी का बॉर्डर बनाती है, और ये बिहार में आते हुए ये मिल जाती है पटना में, ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? ये पटना शहर में मिलती है ये गंगा नदी में। गंडक नेपाल से निकलती है, और बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए पटना में आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और नदी है, यहाँ से निकलती है, ये अब नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, तो है बूढ़ी गंडक। ठीक है, नेपाल के अलग अलग स्थानों से निकलती हैं ये नदियां, तो बूढ़ी गंडक। ठीक है, उसके बाद है कमला नदी। ठीक है, फिर उसके बाद है बागमती नदी, उसके बाद एक नदी निकलती है कोसी नदी, और फिर निकलती है महानंदा नदी। ठीक है, और ये सारी नदियां आके मिल जाती हैं गंगा में। ठीक है, जैसे कमला नदी, बूढ़ी गंडक नदी, ये सारी नदियां ही गंगा में आकर मिल जाती हैं। तो देखिए इनसे तो प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में
वो कोसी नदी से पूछा गया है। और कोसी नदी से लगभग हर साल ही एक प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसकी नदी की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है गंगा नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी के जो बाढ़ होते हैं, बाढ़ से इससे हजारों लाखों लोग हर साल बिहार के कोसी नदी से प्रभावित होते हैं। बाढ़ से, कोसी नदी के बाढ़ जो आते हैं उससे लाखों लोग बिहार में हर साल प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दूसरा है ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है कि मार्ग परिवर्तन के लिए किस नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी को। और बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? कोसी नदी। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कोसी नदी के लिए। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, बिहार पीसीएस का ही ये प्रश्न है कि बिहार के उत्तर पूर्व से में कौन सी नदी बहती है। तो देखिए उत्तर पूर्व में महानंदा नदी बहती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में, बिहार के उत्तर पूर्व में महानंदा नदी बहती है। देखिए ये महानंदा है जो कि बिहार में बहती है, और एक महानदी है जो कि उड़ीसा में बहती है। ठीक है, तो बिहार में जो बहती है वो महानंदा नदी है। अब देखिए इन नदियों की विशेषता क्या है कि ये नदियां जो है वो पूरे साल इन नदियों में पानी रहता है। ठीक है, और जब वर्षा अधिक होता है, मानसून में जब वर्षा अधिक होता है तो इन नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है बिहार का जो उत्तर का भाग है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि इन नदियों में सालों भर पानी रहता है। उसके बाद जब मानसून सीजन आता है तो इन नदियों का जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। तो ये नदियां, ये जो बिहार का जो उत्तर का क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए बिहार के दक्षिण की नदियां देखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब बिहार के दक्षिण की नदियां देखिए। दक्षिण में जो यूपी से एक नदी आती है उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। ठीक है, ये एक कर्मनाशा नदी है, और कर्मनाशा नदी ये भी यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। कुछ दूर तक यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए ये जाकर बक्सर में एक चौसा जगह है। कहाँ पे? बक्सर जिले में चौसा में या गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, बक्सर जिले में चौसा में, ठीक है, बक्सर में चौसा में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और ये भी बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो देखिए यहाँ से ये एक क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है ये बिहार पीसीएस में कि बिहार और यूपी की कौन सी नदियां बॉर्डर बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, बिहार और यूपी की जो बॉर्डर बनाती हैं नदियां, वो कौन सी नदियां हैं जो बॉर्डर बनाती है बिहार और यूपी की? तो गंडक बनाती है, घाघरा बनाती है, और कौन सी नदी बनाती है? और तीसरी नदी है कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो ये तीन नदियां बिहार और यूपी की बॉर्डर बनाती हैं। अब देखिए ये बिहार का दक्षिण का इधर वाला क्षेत्र यानी कि झारखंड के पश्चिम की तरफ एमपी का क्षेत्र आता है। तो एमपी से निकलने वाली पहली नदी कौन सी है? पहली नदी है सोन नदी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये बिहार में होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलकर झारखंड बिहार का रीजन होते हुए ये नदी डेहरी ऑन सोन, ठीक है, बिहार में डेहरी ऑन सोन होते हुए ये जाकर पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए इस नदी की 2-3 खासियत है। पहले तो ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है,
दूसरी नदी है, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये डेहरी ऑन सोन पे, मतलब डेहरी ऑन सोन एक जगह है और इसी जगह पे ये नदी बहती है और इस नदी पे सबसे प्राचीन नदी परियोजना है। ठीक है, बिहार की सबसे प्राचीन नदी परियोजना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राचीन नदी परियोजना कौन सी नदी पे है? सोन नदी पे। ठीक है, ये बिहार में सोन नदी पे एक बिहार की सबसे प्राचीन नदी परियोजना है और ये नदी पटना में गंगा में मिलती है। तो अब देखिए इसकी तीसरी खासियत है कि जो पटना शहर है वो 3 नदियों के संगम पर बसा है। तो पटना शहर कौन कौन सी नदियों की संगम पर बसा है? तो देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, पटना गंडक, गंगा और सोन। ठीक है, गंगा और सोन, इन 3 नदियों के संगम पर पटना शहर बसा है जो कि बिहार की राजधानी भी है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से गंगा आ रही है, उत्तर से, दक्षिण से सोन नदी जा रही है और बीच में गंगा बहती है। तो इन 3 नदियों का जो संगम है उसी संगम पे पटना शहर बसा हुआ है। ठीक है, और ये प्राचीन काल में जब आप प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे तो पाटलिपुत्र या मगध का जो शक्तिशाली होने का कारण था उसमें से ये एक कारण ये भी था कि ये पाटलिपुत्र यानी पटना वाला जो क्षेत्र है, मगध में जो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है वो इसलिए मजबूत मगध का उत्कर्ष इस वजह से हुआ था क्योंकि तब से कारण ये भी था कि ये तीनों तरफ से नदियों से यानी जल से ये घिरा हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक मगध के उत्कर्ष में या मगध के अब शक्तिशाली होने में ये एक कारण भी है। ठीक है, अब देखिए दूसरी नदी जो एमपी से निकलती है, जो दूसरी नदी एमपी से निकलती है वो है फल्गु नदी। ठीक है, और फल्गु नदी जाके पटना से ही थोड़ा सा आगे एक जगह है दानापुर। ठीक है, पहले है थोड़ा सा दानापुर और दानापुर में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, एमपी से निकलती है और पटना में ये दानापुर एक जगह है पटना से पहले, वहां जाकर ये मिल जाती है गंगा में। और देखिए फल्गु नदी की क्या विशेषता है? फल्गु नदी को ही प्राचीन समय में हम लोग निरंजना नदी के नाम से जानते थे और ये वही निरंजना तट है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि फल्गु नदी जिसे हम निरंजना नदी के नाम से जानते थे प्राचीन समय में, उसी नदी के तट पर ये इन्हें बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये फल्गु नदी यहाँ से देखिए एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और बिहार में ये बोध गया में बहती है। बोध गया में बहती हुई ये पटना में जाकर दानापुर में मिल जाती है गंगा में। ठीक है, और देखिए तीसरी नदी जो एमपी से निकलती है वो है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी, और पुनपुन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है और ये बिहार में बहती हुई पटना से ही एक आगे जगह है फतुहाबाद। ठीक है, और ये बिहार पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पीसीएस का, तो इसका आंसर है फतुहाबाद। ठीक है, तो ये सारी नदियां कहाँ मिलती है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद जब हम लोग चार्ट में देखेंगे तो उसके उद्गम स्थल, नदी परियोजना और उसके मिलने का जो स्थान है और इन नदियों से कुछ छोटी छोटी नहरें भी बनी है उसे भी हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश से जो तीसरी नदी निकलती है वो पुनपुन नदी है और ये बिहार में पटना से आगे एक फतुहाबाद जगह है, वहां जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो ये मैंने इन नदियों की जो विशेषता बताई है उसके अलावा एक इसकी विशेषता है कि एमपी से निकलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए सोन, ठीक है, फल्गु और पुनपुन। तो ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बिहार पीसीएस का
कि मध्य प्रदेश से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो ये है फल्गु, सोन, फल्गु, पुनपुन। ठीक है, सोन, फल्गु और पुनपुन ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, उसके अलावा अब झारखंड से जो नदियां निकलती हैं, 2 नदियां, उसमें है देखिए क्यूल नदी। ठीक है, क्यूल नदी जिसे हम लोग कोयल नदी के नाम से भी जानते हैं, और एक और नदी है जो झारखंड से में बहती हुई बिहार में एंटर करती है, वो है अजय नदी। ठीक है, लेकिन विशेषता देखिए इसमें सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन ये तीनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए फल्गु नदी से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुई थी। तो फल्गु की जगह उसमें निरंजना नदी लिखा हुआ था, और निरंजना को ही फल्गु कहा जाता है, आधुनिक नाम है। ठीक है, तो अब देखिए झारखंड और बिहार में जो बहती है नदियां, वो है क्यूल जिसे हम लोग कोयल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी नदी है अजय नदी, और ये भी नदियां आके कहाँ गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इन नदियों की खासियत क्या थी कि बिहार के उत्तर में जो नदियां बहती हैं, वो क्योंकि हिमालय से आती हैं नदियां, तो पूरे साल उसमें पानी रहता है, और वर्षा में इन नदियों का जल स्तर अधिक होने के कारण बिहार के उत्तर में बाढ़ आ जाता है। यानी कि बिहार का उत्तर का भाग जो है वो बाढ़ ग्रसित भाग होता है। और बिहार के दक्षिण की जो नदियां हैं उनकी क्या खासियत है कि इन नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता है। ये मानसूनी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, और इन नदियों में क्या होता है कि जब बारिश होता है मानसून के सीजन में, तभी इसमें पानी आता है, और ये नॉर्मल नदियों की तरह बन जाती है। नदी पानी बहता है उसमें नदी बन जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से बिहार का जो दक्षिण का भाग है वो लगभग सूखा रहता है। ठीक है, तो ये एक मतलब इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए बिहार का जो उत्तर का भाग है वो बाढ़ ग्रसित भाग है, और बिहार के जो दक्षिण के भाग है वो सूखा से ग्रसित रहता है। इसका रीजन ये है कि इन नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता है, सिर्फ मानसून के सीजन में इन नदियों में पानी आता है, और बिहार की जो उत्तर की नदियां हैं वो पूरे वर्ष पानी रहता है, और मानसून सीजन में जलस्तर अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण जो जलस्तर अधिक हो जाता है, तो इस पे नदियों में बाढ़ आ जाती है। और इन नदियों पे जैसे गंडक पे एक बहुत बड़ी नदी परियोजना है, इसी तरीके से कोसी नदी पे भी एक परियोजना बनी हुई है। इसी तरीके से इन नदियों में डैम भी बड़े बड़े बनाए हुए हैं, जिससे कुछ पानी छोड़े जाते हैं, जिससे कि कोसी नदी, जैसे कोसी नदी के पास नेपाल में एक डैम बनाया हुआ है, और उन डैम का पानी जब छोड़ा जाता है तो कोसी नदी बहुत सारा पानी लेकर कोसी जो जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र में बहुत ही मतलब बाढ़, जलस्तर अधिक हो जाता है नदियों का, और बाढ़ अधिक आता है उधर। और हर साल इसी कारण बिहार में यहाँ पे बाढ़ से, कोसी नदी के बाढ़ से ग्रसित होते हैं लोग, लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है और मार्ग परिवर्तन के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना मार्ग परिवर्तन कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा मैंने आपको इन नदियों की खासियत बताई कि पटना किन नदियों के संगम पे बसा है, बिहार में किस प्रकार की 2 नदियां बहती हैं, एमपी से 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, उसके अलावा बिहार और यूपी की कौन कौन सी बॉर्डर नदियां बनाती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अब चार्ट के द्वारा देखते हैं कि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है और कौन सी नदी परियोजना किस नदी पे है। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके। तो अब देखिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब मैंने आपको मैप के द्वारा समझा दिया कि नदी मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। अब इसको देखिए एक चार्ट के द्वारा इसके उद्गम स्थल, इसकी मुहाना, मुहाना का मतलब मिलने का जो जगह है, कहाँ पे ये गंगा नदी में मिलती है, और इसकी कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं इसकी विशेषता मतलब वही मुख्य बिंदु में इसकी विशेषताएं हैं जो मैं साथ साथ बताती चलूंगी और भी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा नदी। देखिए
बिहार की मतलब जो भी नदियां हैं जो कि ऊपर से आती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बिहार का मैप है, ठीक है, ये जैसे इस टाइप से बिहार का मैप था, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये बिहार का मैप है, ठीक है, तो ये बिहार के मैप में देखिए ये उत्तर का जो वाला पार्ट था, ठीक है, ये बीच से गंगा नदी निकल रही थी। अब ये गंगा नदी में देखिए सारी उत्तर से भी नदियां आके गंगा में मिल रही थी और दक्षिण की भी गंगा में मिल रही थी। इसका रीजन ये है कि जब हम लोग, अब आप जब भारत की मैप देखेंगे तो बिहार इस ऐसे है, इस तरह से है, यानी बिहार की जो आकृति है वो ढलान नुमा है, ठीक है, वो ढलान नुमा होने के कारण अब जैसे इस तरह से बिहार की जो हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से जो उसकी स्थिति देखते हैं इसकी बिहार की, तो मैप में आप देखेंगे तो बिहार इस तरह से मिलता है और गंगा नदी यहाँ निकलती है बिहार में, यानी कि इस साइड से, ये उत्तर हो गया बिहार का, तो उत्तर से जो नदियां हैं वो भी बिहार में मिलती, सॉरी गंगा में मिलती हैं, और जो बिहार के दक्षिण की नदियां हैं जो जिसे प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं हम लोग, वो भी गंगा में मिलती है, ठीक है। और गंगा में और बिहार में दो तरह की नदियां होती हैं, हिमालयन नदी जो कि उत्तर से निकलती है और प्रायद्वीपीय नदी जो कि दक्षिण के भाग से निकलती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गंगा नदी, गंगा बिहार की प्रमुख नदी है और जितनी भी नदियां हैं गंडक, घाघरा, कोसी, बागमती, कमला, सारी नदियां, महानंदा, ये उत्तर की, फिर दक्षिण की जो कर्मनासा, सोन, फल्गु, पुनपुन, अजय, सारी नदियां ही गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये बिहार में गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि आके सारी गंगा में मिलती हैं और गंगा जो सारा पानी लेकर पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए गंगा प्रमुख नदी है बिहार की, इसका उद्गम केंद्र कहाँ है? गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड में यह गंगोत्री है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा को अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है, जैसे अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री आदि अनेक नामों से गंगा को जाना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अन्य नदियों को भी अनेक नदियों के नाम से जाना जाएगा, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए गंगा जहां से निकलती है वहां पे वो गंगोत्री होती है, ठीक है। गंगा तो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद उसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। ये जो हरिद्वार वाला रीजन है वहां से वो गंगा कहलाना शुरू हो जाती है, तो उससे पहले वो अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री आदि अनेक नामों से जानी जाती है। अब देखिए जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती हैं जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, और मुहाना, मैंने बताया गंगा इन सब अपनी सहायक नदियों को पानी ले जाकर पश्चिम बंगाल में वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो मिलने वाला जो स्थान है वो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। और इसकी विशेषता क्या है? ये बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 वर्ग किलोमीटर है, ये मैंने आपको मैप में भी बताया था, ठीक है। अब देखिए दूसरी नदी है गंडक नदी। गंडक नदी मध्य हिमालय से निकलती है, ठीक है, ये मध्य हिमालय से निकलती है और यह मिलती मुहाना कहाँ है इसका? ये पटना में पहलेजा घाट एक जगह है, वहां पे ये पटना में मिल जाती है गंगा में, ठीक है, पहलेजा घाट। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार पीसीएस में पूछे हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप जब देखेंगे तो यहीं से प्रश्न बहुत सारी नदियों पे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहलेजा घाट, ये प्रश्न भी, तो पहलेजा घाट, ठीक है। और देखिए जब ये नेपाल से निकलती है, ये मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है, तो जब ये नेपाल से निकलती है तो इसे सालीग्राम, नेपाल में इसी नदी को सालीग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में गंडकी नदी को सालीग्राम नदी के नाम से जाना जाता है।
फिर जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में आती है, यानी ये जब पहाड़ हिमालय पर्वत से नीचे उतरते हुए जब ये मैदानी क्षेत्रों में बहती है तो इसे नारायणी और सप्तगंडकी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे नारायणी और सप्तगंडकी मैदानी, जब ये हिमालय पर्वत से निकल के मैदानी क्षेत्रों में बहना शुरू कर देती है तो इसे नारायणी और सप्तगंडकी नाम से जाना जाता है। और नेपाल में जब ये जहां से इसका उद्गम केंद्र है और जब ये नेपाल में बहती है तो इसे शालिग्राम नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी, उत्तर प्रदेश में मैंने मैप में बताया था कि उत्तर प्रदेश में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए जो घाघरा नदी है वो तिब्बत के पठारी क्षेत्र, तिब्बत के जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां से ये निकलती है। तो तिब्बत से ये निकलती है, तिब्बत से निकल के ये नेपाल में जाती है और नेपाल से ये फिर ये बिहार में एंटर करती है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल है माप चाचुंगो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माप चाचुंगो तिब्बत की हिमालय से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है माप चाचुंगो और यह बिहार में छपरा बलिया के पास, ये छपरा के पास ये गंगा में जाकर मिल जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, फिर ये जैसे देखिए तिब्बत से निकलती है, नेपाल में एंटर करती है और उसके बाद ये नेपाल से ये बिहार में डायरेक्ट नहीं एंटर करती है, ये उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और वो कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है वहां से ये बहती हुई तब बिहार में एंटर करती है। बिहार में ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है बहुत दूरी तक, उसके बाद फिर ये जाकर बिहार में आकर छपरा में मिल जाती है। ठीक है, देखिए गंडक नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, फिर ये यूपी में आती है, यूपी में आके बाद बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है और फिर ये बिहार में आती है। तो जब ये यूपी में आती है तो यूपी में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश में सरयू नदी और तिब्बत में जहां से ये निकलती है नदी उसे कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और बिहार में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बूढ़ी गंडक, देखिए बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण से इसका आरंभ होता है बिहार में। ठीक है, कहां से होता है बूढ़ी गंडक, यहां मैं लिख देती हूँ पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण से बिहार में इसका उद्गम होता है, लेकिन ये गंडक के पैरेलल में निकलती है और गंडक से पैरेलल में ये चलती है नेपाल में और नेपाल में देखिए ये नेपाल से निकलती है और उसके बाद ये पैरेलल चलती हुई यहाँ पे आती है, ये पश्चिमी चंपारण बिहार में एंटर करती है, उसके बाद ये मुंगेर गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसी नदी सप्तकोशी की एक जगह है नेपाल में, वहां से ये निकलती है और पूर्णिया गंगा नदी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको खगड़िया मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये पूर्णिया या खगड़िया, ठीक है, गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट मैंने आपको मैप में भी बताया था, ये बिहार का शोक कहा जाता है और ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। और इससे बिहार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है। ठीक है, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी की और भी क्या विशेषता है कि ये देखिए हिमालय से निकलती है। ठीक है, नेपाल से हिमालय से निकलती है और ये मतलब मार्ग परिवर्तन यानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में बहती चली जाती है, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर सब लाती है, उसके बाद
आगे मैदानी क्षेत्रों में जाती है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो इसे मिथिला क्षेत्र की मतलब पालनहार नदी भी कहा जाता है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में जो भी उपजाऊ भूमि है वो कोसी नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टियों से ही वो उपजाऊ क्षेत्र बनता है। ठीक है, और वहां पे कृषि काफी अच्छी होती है। ये तो इसकी विशेषता थी, लेकिन उसी क्षेत्र में यह बारिश के दिनों में मतलब मानसून सीजन में यह अधिक, इसका जलस्तर अधिक होने के कारण यह बाढ़ भी बहुत अधिक लाती है। और बिहार में इसी नदी की वजह से यानी कोसी नदी की वजह से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूर्णिया या खगड़िया कड़िया दिया हुआ है, कहीं कहीं पूर्णिया गंगा में मिल जाती है। बिहार का शोक और मार्ग परिवर्तन की वजह से जाना जाता है। उसके बाद महानंदा, और महानंदा मैंने बताया था, देखिए महानंदा यहाँ से निकलती है, तो ये ऐसे तो है ये उत्तर दिशा उत्तर से निकलने, बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली, ठीक है, जिसका कुछ भाग जैसे ये पूर्व की ओर भी जाता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में बहने वाली एक नदी कौन सी है? महानंदा। ये प्रश्न पूछा हुआ है बिहार पीसीएस में। ठीक है, और ये हिमालय के चिमेले जगह से निकलती है, चिमेले नामक एक स्थान से निकलती है और ये कटिहार गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, मैंने मैप में भी बताया था। उसके बाद ये पटना में गंगा में मिल जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? मैंने बताया था कि सोन नदी डेहरी ऑन सोन से बहती हुई ये जाकर पटना में मिलती है, तो इस पे सबसे प्राचीन नदी परियोजना है। ठीक है, और देखिए सोन नदी से दो नहरें भी निकलती हैं, लेकिन उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि कोई नहरों का कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, जैसे क्योंकि जो सोन नदी से जो नहरें निकलती है वो इस तरीके से निकलती हैं। देखिए, एक पश्चिमी नहर कहा जाता है और एक को पूर्वी नहर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई विशेष नाम नहीं है इस सोन नदी के नहरों का, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और यह विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर ये मैंने बताया कि ये विंध्याचल के यहाँ से ये निकलती है, यूपी के विंध्याचल की पहाड़ियों से। ठीक है, निकलती हुई ये फिर यहाँ पे आके चौसा, बिहार बक्सर जिला में चौसा एक जगह है, वहां पे ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फल्गु नदी। फल्गु नदी छोटा नागपुर पहाड़ी एमपी का मतलब क्या हुआ कि छोटा नागपुर पहाड़ी एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर बनाती है। जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और बिहार में, ये तीनों जगह फैला हुआ ये पहाड़ी है। तो जो एमपी वाला पोर्शन में ये पहाड़ी है छोटा नागपुर, वो यहाँ से ये नदी निकलती है, फल्गु नदी। तो कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर पहाड़ी वाला जो रीजन है वहां से निकलती है। और पटना में ये दानापुर एक जगह है, पटना से थोड़ा ही पहले है, वहां पे ये गंगा में मिल जाती है। इस नदी की विशेषता मैंने आपको मैप में भी बताया था कि फल्गु नदी को ही प्राचीन काल में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद है पुनपुन नदी। ये भी पठारी भाग एमपी यानी एमपी के पठारी भाग से निकलते हुए झारखंड होते हुए ये बिहार में एंटर करती है और बिहार में बहकर ये फतुहाबाद पटना में मिल जाती है। गंगा पटना ये कुछ पहले ही फतुहाबाद एक जगह है, वहां पे ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में मैंने इसके उद्गम स्थल और मुहाना के बारे में, मुहाना मतलब मिलने का स्थान, जहां पे ये गंगा में मिलती है। और गंगा में ये क्यों नदियां मिलती हैं सारी, इसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद नहरें, नहरें भी प्रमुख हैं, क्योंकि इन नदियों से जो नहरें निकलती हैं, देखिए गंडक नदी
परियोजना, नदी परियोजना के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। पहले नदी परियोजना में देखिए गंडक नदी पे नेपाल और बिहार दोनों राज्यों के द्वारा नदी परियोजना बनाई गई है बाढ़ रोकने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखिए महानंदा नदी पे बाढ़ नियंत्रण नदी परियोजना नाम है, लेकिन ये कुछ खास नदी परियोजना नहीं है, क्योंकि इसका महत्व मतलब अब उतना नहीं रह गया है जब ये बहुत पहले बनाया गया था, ठीक है। तो एक इस पे भी बनाया गया है, एक इस नदी पे भी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए देहरी ऑन सोन पे मैंने बताया कि प्राचीन नदी परियोजना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, और देखिए मैंने ये नहीं बताया था यहाँ पे गंडक नदी को सदा नीरा, यहाँ पे गंडक नदी को सदा नीरा भी प्राचीन काल में महाकाव्य में इसका नाम सदा नीरा भी मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा बता दिया कि सदा नीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक सदा नीरा का ही आधुनिक नाम गंडक नदी है। तो महाकाव्यों में गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा मिलता है, ठीक है। अब नहरें देखते हैं हम लोग। नहरों में देखिए त्रिवेणी नहर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो नदियों के जो नहरें हैं, मैंने जैसे बताया कि जो सोन नदी पे नहरें बनी है वो किस तरीके से हैं, दो तरीके से, ठीक है। एक तो ऐसी नहरें निकलती हैं, तो इन नदी नहरों को क्या कहा जाता है, पश्चिमी नहर, और ये हो गया पूर्वी नहर, ठीक है। पश्चिमी नहर और पूर्वी नहर। तो इससे तो प्रश्न बनेगा नहीं कि डेहरी ऑन सोन, ये पश्चिमी नहर डेहरी ऑन सोन की किस कहाँ है या कुछ भी है, किस नदी पे है, तो प्रश्न नहीं बनते हैं। इन नदियों के, इन नहरों के नाम से ही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है, और ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है या बनी है, तो गंडक नदी पे, ठीक है। तिरहुत नहर गंडक नदी, सारण नहर गंडक नदी पे, तेऊर नहर गंडक नदी पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। उसके बाद देखिए राजपुर नहर कोसी नदी पे, ठीक है, और कमला नहर कमला पे, तो ये भी प्रश्न तो पूछेगा नहीं। फिर देखिए कोसी नदी पे से बहुत सारी नहरें निकलती हैं, लेकिन राजपुर नहर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये मान लीजिए कोसी नदी है, तो कोसी नदी से भी इस तरीके से निकलती हैं पश्चिमी नहर और पूर्वी नहर, ठीक है। तो पूर्वी नहर को ही राजपुर नहर कहा जाता है, ठीक है। आएगा कि राजपुर नहर किस नदी से निकलती है, कोसी नदी से, ठीक है। तो ये नहरें थी। इसके बाद मैंने ये आपको नदियों के बारे में बता दिया, इसको मैप के द्वारा भी मैंने बताया, फिर चार्ट के द्वारा, जो कि बिहार की चीज या बिहार के किसी भी मतलब एग्जाम के लिए, किसी भी जो स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट की गवर्नमेंट की एग्जाम है, उसके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक